नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं सेंडिंग कंट्रोल सर्किट और ऑटोमेटिक सेंडिंग कैसे होती है और किसी भी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने पर Q48 ऑपरेट क्यों नहीं होती है और सेंडिंग क्यों नहीं होता है, वो सब आज देखेंगे। दोस्तों, मैंने और भी वीडियो बनाए हैं और चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को खोलकर जो वीडियो आपको देखना हो वो देख सकते हैं, क्योंकि कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि वो वाला वीडियो बनाइए, जबकि वो वाला वीडियो मैं पहले से ही बनाकर अपलोड कर चुका होता हूं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए जो भी वीडियो आपको देखना हो। अब बात करते हैं कि ऑटोमेटिक सेंडिंग या मैन्युअली सेंडिंग कैसे होता है। तो सबसे पहले मैन्युअली सेंडिंग की बात करते हैं कि जब ज़रूरत होती है तब हम सेंडिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये सेंडिंग कंट्रोल सर्किट है, CCLS फ्यूज़ से सप्लाई मिलती है। 6 एम्पियर का फ्यूज़ है। BL अनलॉक होना चाहिए, यानी कि सर्किट को पूरा करने के लिए BL अनलॉक होना चाहिए। तो BL तो अनलॉक ही रहता है, तभी तो हम सेंडिंग करते हैं। यहाँ पे PSA का इंटरलॉक दिया है। P का मतलब पैडल स्विच है, ये पैडल स्विच का सिंबल है, और SA का मतलब सेंडिंग। इसकी भी बात करते हैं, अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम PSA को पाँव से प्रेस करेंगे तो ये इंटरलॉक यहाँ लग जाएगा, और इधर से सप्लाई आ रही CCLS से, BL अनलॉक है, ये इंटरलॉक लग गया। आगे सप्लाई चली, J1 J2 जाने वाली दिशा में सेट होने चाहिए, यानी कि वो बीच में नहीं होने चाहिए। अगर वो बीच में है तो ये वाला इंटरलॉक खुला रहेगा। तो हम रिवर्सर जाने वाली दिशा में सेट करने के बाद ही सेंडिंग करते हैं। तो हमने J1 J2 को यूँ समझो कि फॉरवर्ड में सेट करके रखा था। ये फॉरवर्ड के दोनों इंटरलॉक लग गए यहाँ पे। ये J1 का है, J2 का, दोनों का फॉरवर्ड का इंटरलॉक लग गया। और यहाँ पर VESA इलेक्ट्रो वाल्व फॉर सेंडिंग, VESA का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो वाल्व फॉर सेंडिंग। तो VESA जो इलेक्ट्रो वाल्व है वो हवा का रास्ता खोलता और बंद करता है। जब इनर्जाइज होता है तो हवा का रास्ता खोलता है, और डी इनर्जाइज होता है तो हवा का रास्ता बंद करता है। तो जब हमने PSA दबाया तो VESA 1/1 और 1/2 ये कैप 1 की साइड में रहते हैं और ये कैप 2 की साइड में रहते हैं। जो लास्ट वाले व्हील है, आगे वाले फ्रंट व्हील पे सेंडिंग होता है। तो ये दोनों VESA 1/1 और 1/2 इनर्जाइज हो जाएंगे। इनर्जाइज होके क्या करेंगे, हवा का रास्ता खोलेंगे। वहां पे MR का प्रेशर मौजूद है, वो हवा जाएगी और साथ में सैंड को भी ले जाएगी और ट्रैक पर सैंड गिरेगा। तो इस प्रकार PSA को दबाने पर सैंडिंग होता है। जब तक हम PSA को दबा के रखेंगे तब तक सैंडिंग होता रहेगा। जब हम इसको छोड़ के यहाँ से कट पैदा करेंगे तो VESA वाल्व डी एनर्जाइज होगा और फिर सैंडिंग होना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार हम मैन्युअली सैंडिंग करते हैं। इसके लिए सैंड हमेशा सूखी और छनी हुई भरी हुई होनी चाहिए। आगे बात करते हैं ऑटो सैंडिंग कैसे होता है। जब भी Q48 ऑपरेट होती है रिले, Q48 का एनो इंटरलॉक यहाँ लगता है और यहीं से CCLS से सप्लाई आके Q48 के एनो इंटरलॉक के द्वारा सप्लाई आगे जाती है और रिवर्सर की जाने वाली दिशा में सेट होने पर VESA ऑपरेट होता है। जैसे ये फॉरवर्ड में हुए तो इसी प्रकार ये अगर रिवर्स में है तो रिवर्स में भी सेंडिंग इस साइड से होगी। 2/1 और 2/2 यानी कैप 2 की साइड में जो है VESA वाले इनर्जाइज होंगे, हवा का रास्ता खुलेगा और ऑटोमेटिक सेंडिंग हो जाएगा Q48 के ऑपरेट होने पर। तो यह हमने देखा मैन्युअली PSA दबाने से और ऑटोमेटिक Q48 के द्वारा। अब बात करेंगे Q48 इनर्जाइज होती कैसे है। तो यहाँ पे देखिए CCPT से Q48 को ये सप्लाई जा रही है। Q48 है और इसको सप्लाई जो है CCPT से जा रही है। ये CCPT फ्यूज है। BL अनलॉक कर चुके हम और DJ क्लोज है। आगे है CTF रनिंग के 3 CTF है हमारे पास। तो तीनों 3 CTF रनिंग में सेट होने चाहिए, क्योंकि हम सेंडिंग हमेशा ट्रैक्शन में ही करते हैं, ब्रेकिंग में सेंडिंग की जरूरत नहीं है। इसलिए CTF के इंटरलॉक लगा दिए कि CTF रनिंग में होगा तो ही Q48 पिकअप होगी, ब्रेकिंग में ये पिकअप नहीं होती है। तो CTF के रनिंग के इंटरलॉक लगा दिए। आगे गए L2 L3 के एनो इंटरलॉक है और QD1 का एनो इंटरलॉक है और Q48 पिकअप हो गई। इसी प्रकार इधर L4 और L5 के एनो इंटरलॉक है, QD2 का एनो इंटरलॉक है और Q48 पिकअप हो गई है।
तो जब भी QD, यहाँ पे बात क्या घूम फिर के QD की बात आई है, जब दो ट्रैक्शन मोटरों में अलग अलग सेटिंग है, अलग अलग लोकों का करंट डिफरेंस होगा, तो निश्चित मात्रा में जो सेटिंग है QD का उसके अनुसार करंट डिफरेंस होगा, तो QD1 या QD2 पिकअप हो जाएगी। QD1 का कनेक्शन TM2 और TM3 के साथ किया गया है, QD2 का कनेक्शन TM4 और TM5 के साथ किया गया है। तो जब भी TM2 और 3 में, यानी कि QD की दो कॉइल होती है, एक कॉइल TM2 के साथ होती है, दूसरी कॉइल TM3 के साथ होती है, तो जब भी इन दोनों ट्रैक्शन मोटरों में करंट डिफरेंस होगा, अंतर आएगा, तो QD1 पिकअप हो जाएगी। जब QD1 पिकअप हो जाएगी तो QD1 का एनो इंटरलॉक Q48 पर क्लोज हो जाएगा, जिससे Q48 इनर्जाइज हो जाएगी और Q48 का एनो इंटरलॉक सेंडर्स पर लग जाएगा, जिससे ऑटोमेटिक सेंडिंग होगा। यहाँ पे Q48 को 4 सेकंड के लिए टेम्पोराइज टू ओपन बनाया है। जब करंट डिफरेंस दो ट्रैक्शन मोटरों का खत्म हो जाएगा या लिमिट से वापस अंदर आ जाएगा, तो QD1 जो है या QD2 है वो डी एनर्जाइज हो जाएगी। डी एनर्जाइज होने पर यहां से एनो इंटरलॉक ये खुल जाएगा, Q48 भी डी एनर्जाइज हो जाएगी, लेकिन इसका ये एनो इंटरलॉक डी एनर्जाइज होने के 4 सेकंड के बाद खुलेगा, यानी कि QD डी एनर्जाइज होने के बाद 4 सेकंड तक भी सेंडिंग होता रहेगा। इसका मतलब ये है 4 सेकंड के टेम्पोराइज टू ओपन इंटरलॉक का। तो यह हमने देखा कि सेंडिंग चालू कब होगा और कट कब होगा। तो चालू तुरंत हो जाएगा QD ऑपरेट होते ही, और कट कब होगा, QD के डी एनर्जाइज होने के 4 सेकंड बाद सेंडिंग कट होगा। यहां पे अब ये बात देखते हैं, यहां L2 और L3 के एनो इंटरलॉक क्यों दिए। जैसा कि हम जानते हैं QD1 का कनेक्शन TM2 और TM3 के साथ में है, तो यहां कभी भी किसी ट्रैक्शन मोटर को अगर हमने आइसोलेट किया, जैसे यूं समझो, कल्पना करो कि TM3 को हमने आइसोलेट कर दिया है, तो TM3 को आइसोलेट कर दिया तो QD का कनेक्शन TM2 और 3 के बीच में है, तो जब भी 9 चलेंगे TM3 आइसोलेट है तो उसका 0 एम्पियर हुआ, और TM2 जैसे हमने एम्पियर दिया 200-300 एम्पियर हो गया, तो करंट डिफरेंस दोनों के बीच हो गया ना, तो QD1 पिकअप हो जाएगी। वो पिकअप होते ही या एनो इंटरलॉक Q48 पिकअप हो जाएगी और ऑटोमेटिक सेंडिंग होगा, और इसके द्वारा ऑटो रिग्रेशन भी होता है, Q51 पे भी लगता है, ऑटो रिग्रेशन होता है, तो अनावश्यक रूप से सेंडिंग भी होगा और ऑटो रिग्रेशन भी आएगा। तो इसको रोकने के लिए Q48 की ब्रांच पर L2 और L3 के एनो इंटरलॉक लगा दिए गए हैं। इन दोनों में से अगर किसी TM को हम आइसोलेट करते हैं तो यहां उसका एनो इंटरलॉक ओपन हो जाएगा, फलस्वरूप QD तो पिकअप होगी लेकिन Q48 पिकअप नहीं होगी, क्योंकि यहां पे कट पैदा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो जिस प्रकार QD1 के लिए सिद्धांत लागू हुआ, उसी प्रकार QD2 के लिए भी यह सिद्धांत लागू होता है कि QD2 का कनेक्शन ट्रैक्शन मोटर नंबर 4 और 5 के साथ में है। दोनों में से किसी भी ट्रैक्शन मोटर को किसी भी खराबी के कारण अगर आइसोलेट किया तो QD2 पिकअप होगी, फलस्वरूप Q48 पिकअप होगी, ऑटो रिग्रेशन भी आएगा और ऑटोमेटिक सेंडिंग भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे L4 और L5 के एनो इंटरलॉक लगा दिए गए हैं, ताकि किसी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट होने पर QD तो पिकअप होगी, होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन Q48 अनावश्यक रूप से पिकअप नहीं होगी, जिससे ऑटो रिग्रेशन भी नहीं आएगा और ऑटोमेटिक सेंडिंग भी नहीं होगा। लेकिन ये ट्रैक्शन मोटर जब नॉर्मल होती है, कोई आइसोलेट नहीं होती है, तो क्योंकि उसमें एनो इंटरलॉक लग जाते हैं, क्लोज होते हैं, तो यहाँ भी एनो इंटरलॉक लग जाएंगे, फलस्वरूप QD ऑपरेट होने पर Q48 ऑपरेट होगी और ऑटोमेटिक सेंडिंग भी होगा और ऑटो रिग्रेशन भी होगा। तो आशा करता हूं कि ये आपको सेंडर्स कंट्रोल सर्किट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और साथ में ये बात भी समझ ली होगी कि किसी ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने पर Q48 पिकअप होकर ऑटो रिग्रेशन और ऑटो सेंडिंग क्यों नहीं होता है। आशा करता हूं अगर ये समझ में आया हो तो आप कमेंट करके अवश्य लिखें। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमने देखा था Q48 का सर्किट, ये जो था वो WAG5 लोको का सर्किट था। यहाँ पे ट्रैक्शन मोटरों के लाइन कॉन्टैक्टर्स के एनो इंटरलॉक थे। अब बात करते हैं WFP4 और WAG7 लोको की।
यहाँ पे भी सर्किट तो सेम है, लेकिन यहाँ पर लाइन कॉन्टेक्टर के एनो इंटरलॉक की जगह यहाँ पर HMCS के कॉन्टेक्ट दे दिए गए हैं कि जिस किसी भी ट्रैक्शन मोटर को हम 2 या 3 को आइसोलेट करेंगे या 4 या 5 को आइसोलेट करेंगे तो HMCS के द्वारा यहाँ कट पैदा हो जाएगा, फलस्वरूप QD2 पिकअप होगी, लेकिन HMCS के द्वारा यहाँ कट पैदा होने के कारण Q48 पिकअप नहीं होगी और अनावश्यक रूप से ऑटो रिग्रेशन और ऑटोमेटिक सैंडिंग नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, WP4 और WG7 में यहाँ पे TM के एनो इंटरलॉक की जगह पर HMCS के ही कॉन्टेक्ट्स दिए गए हैं। धन्यवाद।